नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। भारत श्रीलंका के बीच रक्षा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने खुशी जताते हुए कहा, ये सभी देशवासियों का सम्मान। छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह बस्तर पंडुम 2025 उत्सव के समापन समारोह में हुए शामिल। कहा, अगले चैत्र नवरात्रि तक खत्म हो जाएगा लाल आतंक। नक्सलियों से हथियार छोड़ मुख्यधारा से जुड़ने की गृह मंत्री ने की अपील। नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में सरकार की एक और बड़ी सफलता। तेलंगाना में 66 पुरुष और 20 महिलाओं समेत 86 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। दिल्ली में आज से आयुष्मान भारत योजना लागू। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच हुआ करार। जेपी नड्डा ने पिछली सरकार पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल के अहंकार की वजह से लागू नहीं हो पाई थी योजना। और भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार पंचतत्व में हुए विलीन। फिल्म जगत के कलाकारों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। और आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत श्रीलंका के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। भारत श्रीलंका के बीच कुल 7 समझौते हुए, जिनमें रक्षा सहयोग के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत, श्रीलंका और यूएई के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा, दोनों देशों के सुरक्षा हित साझा हैं। हमारे सुरक्षा हित समान है। दोनों देशों की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे पर निर्भर है। भारत के हितों के प्रति उनकी संवेदनाओं के लिए मैं राष्ट्रपति दिशा नायक का आभारी हूं। रक्षा सहयोग में संपन्न किए गए महत्वपूर्ण समझौते का हम स्वागत करते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग पर भी मिलकर काम करने के लिए सहमत है। दोनों नेताओं ने सामपुर सौर ऊर्जा परियोजना, एग्रीकल्चर वेयरहाउस और 5000 सोलर रूफटॉप का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत श्रीलंका का एक मित्र की तरह हर मुश्किल में साथ देता रहा है। भारत के नेबरहुड और सागर दोनों में श्रीलंका का महत्व है। भारत ने सबका साथ सबका विकास के विजन को अपनाया है। हम अपने पार्टनर देशों की प्राथमिकताओं को भी महत्व देते हैं। पिछले 6 महीनों में ही हमने $100 मिलियन से अधिक राशि के लोन को ग्रांट में बदला है। हमारी द्विपक्षीय डेट रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट से श्रीलंका के लोगों को तत्काल सहायता और राहत मिलेगी। आज हमने इंटरेस्ट की दर को भी कम करने का निर्णय लिया है। यह प्रतीक है कि आज भी भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है। पूर्वी प्रांतों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लगभग 2.4 बिलियन लंकन रुपए का सहयोग पैकेज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान के लिए भारत की ओर से श्रीलंका का आभार जताया। पीएम को अब तक 22 शीर्ष अवार्ड मिल चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और देश का शीर्ष सम्मान। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने पीएम को श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान है। इस अवार्ड से किसी भारतीय नेता को पहली बार सम्मानित किया गया है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री को अब तक 22 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। केवल हाल ही के कुछ महीनों में पीएम को विभिन्न देशों के 8 शीर्ष अवार्ड मिल चुके हैं। पिछले साल जुलाई में पीएम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। पीएम 56 वर्षों में पहले ऐसे विदेशी नेता हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। यह अवार्ड विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया। उसी दिन पीएम को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर सबाह ने पीएम को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अब तक चुनिंदा वैश्विक नेताओं को ही ये अवार्ड मिला है। इस साल भी पीएम को ग्लोबल अवार्ड से नवाजे जाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बारबाडोस ने पीएम को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां की राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसे पीएम की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ने प्राप्त किया। बीते 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मबीर गोकुल ने पीएम को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन पुरस्कार प्रदान किया। किसी भारतीय को पहली बार ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है पीएम का विजन, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी पीएम का संदेश साफ है। समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, पीएम ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार बार बल देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने श्रीलंका के विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पीएम ने भारत श्रीलंका मित्रता को मजबूत करने में उनके व्यक्तिगत योगदान और प्रतिबद्धता की सराहना की। पीएम ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी को श्रीलंका में पार्टी लाइन से ऊपर समर्थन प्राप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलंबो में श्रीलंकाई तमिल समुदाय के नेताओं से भी मुलाकात की। बातचीत के दौरान पीएम ने तमिल नेताओं थिरु आर संपथन और थिरु मावई सेनाथिराज के निधन पर संवेदना व्यक्त की। पीएम इन दोनों नेताओं से निजी रूप से परिचित थे। पीएम ने संयुक्त श्रीलंका में तमिल समुदाय के लिए समानता, सम्मान और न्याय के जीवन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम ने कहा कि उनकी यात्रा के दौरान शुरू कई पहल और परियोजनाएं इस समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति में योगदान करेंगे। खबरें भी और भी हैं, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। As Congress, I
वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है, चाहे बहुत आगे जाएगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Vasanti. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट होने वाला पंबन ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। रविवार को रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पंबन ब्रिज को रेलवे के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण ब्रिजों में से एक बताया है। ये समुद्री जल में निर्मित पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल होगा और ये तमिल इतिहास, तमिल संस्कृति और प्राचीन तमिल सभ्यता और तमिल भाषा के लिए सबसे महान वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक है। In the history of railways, this is going to be the first vertical lift bridge constructed in sea waters, and this is one of the greatest architectural marvels for the Tamil history, Tamil culture, and the ancient Tamil civilization and Tamil language. This is something very, very important for all of us. It will be inaugurated tomorrow by our Honorable Prime Minister. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ का दौरा किया। वो वहीं पर हैं। अमित शाह ने बस्तर में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके अलावा बस्तर पंडुम 2025 कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। जनजातीय कला और संस्कृति को अमिट पहचान दिलाने के लिए बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले साल बस्तर पंडुम में देश भर के हर आदिवासी जिले के कलाकारों को हम यहां लाएंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी संस्कृति को पूरे विश्व में ले जाने का काम करेंगे। मैं मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं। अगले साल बस्तर पंडुम यही नाम के साथ देश भर के हर आदिवासी जिले के कलाकारों को हम यहां लाएंगे। और इतना ही नहीं, ये बस्तर पंडुम को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए भी दुनिया भर के जो राजदूत अपनी राजधानी में है, उसको बस्तर के हर जिले में ले जाकर हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को और आदिवासी बच्चों की कला को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। इस अवसर पर अमित शाह ने सभी नक्सलियों से हथियार डालने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि समाज की मुख्यधारा से जुड़कर विकास यात्रा में सहभागी बने। भाइयों बहनों, ये जमाना चला गया जब यहां पर गोलियां चलती थी, बम धमाके होते थे। मैं आज भी सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो, सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता है। और विष्णुदेव जी और विजय जी ने घोषणा करी है, जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा, वो गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। नक्सलवाद को खत्म करने पर सरकार की एक और बड़ी सफलता, तेलंगाना में 86 नक्सलियों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया। मिली जानकारी के मुताबिक भद्राद्री कोतागुडेम मल्टी जोन 1 के आईजी चंद्रशेखर रेड्डी के समक्ष कोठागुडेम के हेमचंद्रपुरम पुलिस मुख्यालय पहुंचकर 86 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बताया जा रहा है कि जिन 86 माओवादी पार्टी सदस्यों ने भद्राद्री कोठागुडेम जिले और मुलुगु जिले की पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है,
ये सभी नक्सली छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। कुल 86 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 66 पुरुष और 20 महिलाएं शामिल हैं। आईजी चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि इन माओवादियों ने तेलंगाना सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन चेयुथा कार्यक्रम के तहत आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों को तत्काल सहायता के रूप में 25,000 रुपये दिए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने केरल के कोझिकोड और चेन्नई में 2 जगहों पर श्री गोपालन चिट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के कई कार्यालयों में की गई तलाशी के दौरान 1.5 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की। ये तलाशी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत 1,000 करोड़ रुपए के कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन की चल रही जांच का हिस्सा है। कंपनी पर भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों से अवैध तरीके से चिट फंड के जरिए पैसे जमा कराने के आरोप हैं। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए शनिवार को केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता हुआ। इस योजना के तहत निर्धारित इलाज के खर्च का 60% केंद्र और 40% दिल्ली सरकार वहन करेगी। दिल्ली में योजना लागू होने से लाभार्थियों को 5 लाख का सालाना स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। साथ ही दिल्ली सरकार 5 लाख का अतिरिक्त टॉपअप भी देगी। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों की साजिश से दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हो पाई। उन्होंने इस योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी दिया। वर्षों से लंबित ये स्वास्थ्य योजना जो दिल्ली की एक लाइफलाइन बन सकती थी, जो पिछली सरकारों की साजिश के तहत दिल्ली में लागू नहीं हो पाई, आज अपने पूरे मंत्रिमंडल की ओर से, सभी सांसद महोदय की ओर से और दिल्ली की जनता की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहती हूं अपनी केंद्र की सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि दिल्ली में उन्होंने इस स्वास्थ्य योजना को लागू किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पूर्व की दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस उंगली में बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि सही जगह उंगली दबाने से आयुष्मान भारत योजना निकलती है, जबकि गलत जगह दबाने से दवा की जगह दारू निकलती है। इस उंगली में बड़ी ताकत है। सही जगह बटन दबता है तो आयुष्मान भारत निकलता है। सही जगह बटन दबाता है तो प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन निकलता है, और गलत जगह दबता है तो दवा की जगह दारू बनती है। पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि 6 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर बंगाल में लाखों हिंदू सड़कों पर उतरेंगे। इसके साथ ही मजूमदार ने प्रशासन से अपील की कि इस पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं। सुकांत मजूमदार ने कहा, रामनवमी का त्यौहार बंगाल में हजारों सालों से मनाया जाता रहा है। न सिर्फ बंगाली बल्कि देश के हर कोने में लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं। रामनवमी की त्यौहार है, सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंगाल में लाखों हिंदू करोड़ों हिंदू कल रास्ते पे उतरेंगे, और मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी उद्यापन करने के लिए, रामनवमी को मनाने के लिए जो व्यवस्था लेनी चाहिए प्रशासन वो व्यवस्था ले। और रामनवमी हजारों सालों से बंगाल में बंगाली मनाते आ रहे हैं, देशवासी देश के पूरे हिस्से के लोग मनाते हैं, तो इसमें कोई भी बाधा डालने की कोशिश को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड की रामनवमी का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। यहां हफ्ते भर पहले से ही रामनवमी महोत्सव के रंग नजर आने लगते हैं। अखाड़ों द्वारा निकाली जाने वाली झांकी और शोभा यात्रा यहां आकर्षण का मुख्य केंद्र होते हैं। रामनवमी के अवसर पर निकलने वाली झांकी और शोभा यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रविवार शाम भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रामनवमी पर देखिए झारखंड से दिवाकर कुमार की ये खास रिपोर्ट।
और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि प्रधानमंत्री श्रीलंका के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री ने IPKF जाकर वहां पर IPKF का जो स्मारक है वहां पर जाकर श्रद्धांजलि दी है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप ये दृश्य देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले के ये दृश्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका में बट्टारमुल्ला में IPKF का वहाँ पर स्मारक है, यानी कि भारतीय शांति सैनिक जो 1987 से 1990 के बीच में श्रीलंका में शांति सैनिकों के रूप में वहाँ पर गए थे। ऑपरेशन पवन का वो हिस्सा थे और करीब 1200 के करीब और 1200 से कुछ ज़्यादा भारतीय सैनिक वहाँ पर शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में ये IPKF स्मारक वहाँ पर बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इन सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को याद किया और वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो देश अपने शहीदों को याद करता है वो देश काफ़ी महान होता है। और उसी का एक ये उदाहरण है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IPKF स्मारक पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो भारतीय शहीद सैनिकों का वहां पर स्मारक है वहां पर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। एक छोटा सा ब्रेक। असम का चाय वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे जाएगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवाओं की ऊर्जा की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत के युवाओं का विकसित भारत में एक बड़ा योगदान होने वाला है। इस आयोजन का उद्देश्य भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस आयोजन को सफल बताते हुए कहा कि पिछले वर्ष जहां आयोजन में 30,000 विजिटर्स शामिल हुए, वहीं इस वर्ष ये आंकड़ा 2,30,000 तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय मूल के तमिल समुदाय के नेताओं ने मुलाकात की है। श्रीलंका में मुलाकात को रचनात्मक बताते हुए पीएम ने कहा कि ये समुदाय 200 वर्षों से अधिक समय से दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु का कार्य कर रहा है। पीएम ने कहा कि भारतीय मूल के तमिल समुदाय के लिए भारत श्रीलंका सरकार के सहयोग से 10,000 घरों, स्वास्थ्य सुविधाओं, पवित्र स्थल, सीता एलिया मंदिर और अन्य सामुदायिक विकास परियोजनाओं के निर्माण में सहायता करेगा। तो भारतीय मूल के तमिल समुदाय के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका की यात्रा पर हैं और वहां पर भारतीय मूल के तमिल समुदाय के नेताओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। वो दृश्य हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।